देश दुनिया की बड़ी खबरों के बाद अब बात एक महीने से पहली बने महाराष्ट्र की सियासत की। कई दिन तक चली मैराथन मीटिंग के बाद कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना गठबंधन का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की हरी झंडी के बाद अब मुंबई में कल शिवसेना के साथ कांग्रेस एनसीपी नेताओं के बीच बैठक होनी है, जिसके बाद गठबंधन का ऐलान होगा। इसके लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कल मुंबई जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे की अगुवाई में गठबंधन सरकार बनेगी और इसमें एनसीपी के साथ कांग्रेस भी शामिल होगी। महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना गठबंधन को लेकर सहमति करीब करीब बन चुकी है। कल मुंबई में गठबंधन का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे की अगुवाई में सरकार बनाई जाएगी। ऐसे में तीन दलों के बीच मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होगा, इसको लेकर भी चर्चा हुई है। चलिए आपको बताते हैं कि अगर सरकार बनती है तो किसको क्या क्या जगह मिल सकती है। आइए एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शिवसेना से उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि आदित्य ठाकरे को कांग्रेस और एनसीपी नहीं चाहती है। उनका मानना है काफी जूनियर हैं और एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई और दिवाकर रावते, ये तीन लोग मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा शिवसेना से सुनील प्रभु, दीपक केसरकर और संजय राठौर मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा आशीष जायसवाल, उदय सामंत और प्रदीप जायसवाल को भी मंत्री बनाया जा सकता है। ये शिवसेना कोटे से होंगे। 14 मंत्री शिवसेना के, 14 मंत्री कांग्रेस के, 14 मंत्री एनसीपी के और 12 मंत्री कांग्रेस के। पृथ्वीराज चव्हाण पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन फिर भी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। बाला साहब थोरात, इनको महत्वपूर्ण मंत्रालय मिलेगा। वर्षा गायकवाड़ पुरानी नेता है कांग्रेस की, बहुत लॉयल रही है गांधी फैमिली की। इसके अलावा यशोमती ठाकुर, नाना पटोले और असलम शेख। एक माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस अपनी तरफ से जरूर चाहती है। कांग्रेस की तरफ से फॉर्मूले के हिसाब से लगभग 12 मंत्री हो सकते हैं। एनसीपी से अजीत पवार, इनके बारे में कहा जा रहा है ये उप मुख्यमंत्री बनेंगे। छगन भुजबल, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय इनको मिल सकता है। इसके अलावा अनिल देशमुख। सुभाष शिर्के के पास चलते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ मौजूद है। धर्मराव आत्राम भी एक मंत्री हो सकते हैं। सुभाष, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कांग्रेस को किस बात पर आपत्ति थी, क्यों ये मामला जो है अभी तक उलझा रहा और क्यों कल साफ होने जा रहा है? क्या इसके पीछे की सिचुएशन को साफ हो पाई है? कांग्रेस को किन किन चीजों को लेकर कंसर्न था? देखिए, सबसे पहले कांग्रेस का शुरुआत में ये था कि शिवसेना के साथ अगर कांग्रेस जाती है तो कांग्रेस को फायदा क्या होगा इसमें, क्योंकि एनसीपी है, एनसीपी को शुगर का लॉबी है उनके पास, तो सरकार की मदद उनको चाहिए होती है। कांग्रेस को फायदा क्या होगा? कांग्रेस को दलित और मुस्लिम के वोट जो है वो चाहिए होते हैं, और ऐसे में शिवसेना अगर साथ में आती है तो इन वोटों पर क्या परिणाम होगा, इसके बारे में काफ़ी गहमा गहमी कांग्रेस में हुई थी। दूसरा, मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस ने ये ज़रूर माना है कि पंचमढ़ी का जो आपको पता होगा कि पंचमढ़ी में जो प्रस्ताव हुआ, उसके बाद कांग्रेस ने ये गठबंधन का सरकार जो है वो करना शुरू कर दिया। तो उसमें ये था कि बाकी जगह पे उनका असर क्या होगा, कि शिवसेना प्रखर हिंदुत्ववादी है। दूसरा, वहाँ पे ये हुआ कि बीजेपी अगर अकेले पड़ती है तो उसका असर क्या होगा, क्योंकि बीजेपी पूरी तरह से कांग्रेस और शिवसेना में टकराव चाहेगी और उसके मुद्दे जो है भुनाने की कोशिश करेगी। तो उसका देखते हुए एक रणनीति बनाई है और उसके तहत ये अभी गठबंधन आगे जा रहा है। सुभाष, सब जानना चाहेंगे। चलिए, उद्धव ठाकरे तो मुख्यमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री पद को लेकर और कोई कंफ्यूजन नहीं, लेकिन क्या तीन दलों की ऐसी सरकार 5 साल चल पाएगी? और सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में बैठेगी तो क्या करेगी विधानसभा के अंदर? देखिए, इसमें हर कोई, किसी ने सवाल ये शीर्ष नेता जो है कांग्रेस के राज्य में उनको पूछा, तो उन्होंने कहा कि हमने जो समय लिया है इतने दिनों का, तो वो इसीलिए लिया है क्योंकि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तक उनकी जो गठबंधन है वो पुख्ता रहे। हर जो इशू जो आगे आ सकते हैं इन गठबंधन के सामने, उस पर चर्चा हुई है और इसीलिए तीन पार्टियों ने समय लिया है। साफ तौर पे आपको दीपक जी देखना पड़ेगा कि शिवसेना की तरफ से इतना सब चर्चा होने के बावजूद, इतनी लंबा चर्चा खींचने के बावजूद भी किसी ने विरोधी सुर नहीं आलापा, क्योंकि शिवसेना चाहती थी कि वो सरकार में रहे और बीजेपी के खिलाफ वो सरकार कांग्रेस और एनसीपी के साथ बनाए। तो ठीक है, लेकिन सुभाष, मैं एक बात समझना चाहूंगा। कल कांग्रेस के कई नेता दावा कर रहे थे कि अगर प्रखर हिंदुत्व की बात करी शिवसेना ने किसी भी पॉइंट पर, तो हम सरकार से समर्थन लेने में
एक मिनट भी नहीं हिचकेंगे? क्या इस स्टैंड को ऑफिशियली कोई कांग्रेस का नेता कह रहा है या दबी जुबान से कह रहा है कि हमने शिवसेना को बता दिया है या कल बता देंगे? नहीं, ये दबी जुबान में ये बता रहे हैं और इसके पहले चर्चा हो चुकी है, इसलिए संजय राउत ने आज जो बयान दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। संजय राउत ने कहा सेक्युलर यानी क्या? सेक्युलर हम भी है, क्योंकि हमने चुनाव आयोग को जब एफिडेविट दिया जाता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए तो सेक्युलर होना ज़रूरी है। संविधान हर कोई मानता है। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान में क्या होता है कि सारे लोग जो है उनकी वहाँ पे सहभागिता होती है, उनका एक कंट्रीब्यूशन होता है और सरकार भी उनको मदद करती है, तो उसमें कोई जाति और धर्म देखता नहीं है। तो यही तो सेक्युलर है। और उन्हें बाला साहब ठाकरे का भी दाखला दिया कि उन्होंने ये कहा कि बाला साहब ठाकरे मानते थे कि कोर्ट में जो शपथ ली जाती है वो वहाँ पे गीता या कुरान या बाइबल ना रखते हुए संविधान की कॉपी रखी जाए। तो पुरजोर जो दावा है वो शिवसेना भी कर रही है, कहीं ना कहीं शिवसेना के सुर भी बदले हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, एक लाइन में जवाब, उठाओ लुंगी बजाओ पुंगी का क्या होगा? बाला साहब ठाकरे का सबसे पहला नारा हो चुका है अभी, क्योंकि नहीं, मराठी तो रहेगा, क्योंकि मराठी आदमी का जो एक प्लांक जो था, इनके पास जो मुद्दा था वो कायम रहेगा। हाँ, मराठी से वैसे भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि बात महाराष्ट्र की हो रही है और जब हम मराठी की बात करते हैं तो उसमें मराठा भी आते हैं, मराठी भी आते हैं और इसी मराठी अस्मिता के आधार पर ये पूरा राज्य बना था। लेकिन देश में चुनाव होना त्योहार की तरह और एक ऐसा ही त्योहार अब झारखंड में हो रहा है। झारखंड में चुनाव का बिगुल बज चुका है और साथ ही गूंज रहा है राम का नाम। लातेहार में गृह मंत्री अमित शाह पहली चुनावी रैली के लिए पहुंचे तो साफ हो गया कि बाकी मुद्दे तो रहेंगे, लेकिन विपक्ष को राम रक्षा और राष्ट्रवाद की अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना होगा। तो चुनावी बिसात में राम नाम का जाप तेज हो गया है। अमित शाह ने राम मंदिर पर देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले का जिक्र किया और लगे हाथ कांग्रेस पर सीधा प्रहार कर डाला। अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, देश का हर व्यक्ति चाहे, मगर ये कांग्रेस पार्टी कैसी नहीं चली। अभी देश की सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला कर राम जन्मभूमि की जो जगह है वही जगह पर आसमान को छूने वाला भव्य मंदिर। तो बात चाहे जितनी हो, राजनीति के सुर भी साफ हैं और सार भी। झारखंड में बीजेपी के रघुवर भी राम के सहारे हैं। वक्त चुनावी है तो राम नाम का जाप तेज है। अपनी पहली ही रैली में अमित शाह ने ये बता दिया कि राम मंदिर पर सबसे बड़ी अदालत का फैसला आने के बाद भी इस मुद्दे पर राजनीति होकर रहेगी। चुनाव के तराजू पर ये तोला भी जाएगा और बोला भी जाएगा। इतने सालों से ये फैसला नहीं हो, हम भी चाहते थे कि फैसला अदालत करे, संवैधानिक रूप से इस झगड़े का, इस विवाद का रास्ता निकले। और देखिए श्री राम की कृपा, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से भव्य राम मंदिर बनने का रास्ता खुल गया है। देश की सालों से पड़ी हुई समस्याओं को मोदी जी एक के बाद एक निपटाते जाते हैं। राम रक्षा और राष्ट्रवाद बीजेपी के लिए सिर्फ 3 शब्द पर नहीं है। अब तक चुनाव में जीत की गारंटी रहे हैं तो झारखंड में भी पार्टी आजमाए फॉर्मूले से अलग हटने के बारे में क्यों सोचे। राम मंदिर पर कांग्रेस के लिए ललकार है और साथ ही आर्टिकल 370 वाला वार भी। कश्मीर समस्या को एक कांग्रेस पार्टी अपनी वोट बैंक की लालच में 70 साल से नहीं चला, इसका रास्ता नहीं निकाला। नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत माता के मुकुटमणि पर कलंक था 370 और 35 का, उसको हटाकर आज कश्मीर के विकास के रास्ते खोल दिए। तो बात 370 की भी हो रही है और राम मंदिर की भी। साथ ही साथ अमित शाह झारखंड के आदिवासी वोटरों को ये बताने से भी नहीं चूक रहे कि बीजेपी सरकार ने 5 साल में आदिवासियों का गौरव बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक पिछड़ा समाज के लोगों को न्याय करने का काम किया है, अन्याय करने का काम। 70 साल से पिछड़ा समाज के लोग
अपने संवैधानिक सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, मगर कांग्रेस पार्टी ने संवैधानिक सम्मान उनको नहीं दिया। तो झारखंड के बाद दिल्ली और बिहार की बारी है, जहां पर चुनाव फरवरी के अंदर होने हैं और ऐसे में दिल्ली में राजनीति चरम पर है और झगड़ा शुरू हो गया है पानी पर। BIS की रिपोर्ट में दिल्ली के पानी को सबसे दूषित बताया गया, तो आम आदमी पार्टी की सरकार और बीजेपी आमने सामने हैं। दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी नेता सड़कों पर उतरे और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हल्ला बोला। बीजेपी नेता हाथों में गंदे पानी की बोतल लेकर अरविंद केजरीवाल के घर के पास पहुंचे और प्रदर्शन किया। देश की राजधानी दिल्ली में साफ पानी को लेकर जारी सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गंदे पानी की समस्या को लेकर हल्ला बोला। बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के पास जमकर प्रदर्शन किया। इस वक्त तस्वीरें आप अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के निवास स्थान के करीब की देख रहे हैं, जहां पर बीजेपी सड़कों पर उतरी है और प्रदर्शन कर रही है। जगह जगह दिल्ली की कई जगह से पानी के नमूने जो हैं वो कार्यकर्ता अपने साथ लेकर आए हैं, मटके में भर के, बोतलों में भर के। यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी हैं कि दिल्ली में फिलहाल पानी को लेकर पॉलिटिक्स थमती दिखाई नहीं दे रही। प्रदर्शन करने वालों में बीजेपी नेता और विधायक विजेंद्र गुप्ता सबसे आगे थे। गुप्ता और बीजेपी के समर्थक हाथों में पानी के सैंपल और बैनर लेकर पहुंचे थे। केजरीवाल जी को दिखाने आए हैं कि दिल्ली में कंटेमिनेटेड वाटर, गंदा पानी जो मानकों पर फेल हुआ है वो तो है ही है। ये तो सीवर मिलकर पानी आ रहा है लोगों के घरों में, वो ही हर जगह आ रहा है, हर विधानसभा में, हर क्षेत्र में, हर जगह पर आ रहा है और वो इस मामले पर राजनीति कर रहे हैं। अगर दिल्ली पानी के नाम पे जहर पी रही है और उस पे हम चुप बैठे रहे, हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। लेकिन सरकार का कहना है कि आरोप झूठे हैं, राजनीति से प्रेरित है। तो ये आरोप झूठे हैं तो चलो ना हमारे साथ किसी गली में, जनता ही तो बता देगी। इसलिए हम तो गली में बुला रहे हैं, चल नहीं रहे हैं। इससे पहले दिल्ली की सड़कों पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर भी देखे गए थे। इसमें उनसे पानी से संबंधित सवाल पूछे गए थे। ये पोस्टर लगाए किसने, ये फिलहाल साफ नहीं है। ये सारा विवाद उस वक्त शुरू हुआ था जब केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने BIS की रिपोर्ट जारी की थी, जिसके मुताबिक भारत के 21 प्रमुख शहरों में से दिल्ली का पानी सबसे दूषित है। रिपोर्ट में कहा गया था कि दिल्ली में लिए गए पानी के 28 नमूनों में से 19 मानकों पर खरे नहीं उतरे थे। इस रिपोर्ट के आने के बाद से बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इन सब के बीच दिल्ली वासी यही गंदा पानी इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। केंद्र सरकार ने चुनावी चंदे में पारदर्शिता का हवाला देकर इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत की, लेकिन शीतकालीन सत्र में संसद के दोनों सदनों में अब इस पर विरोध जताया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कारोबारी और अमीर लोग सत्ताधारी पार्टी को चंदा देकर राजनीतिक हस्तक्षेप करेंगे। हालांकि कांग्रेस की इस हाय तौबा पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने पलटवार किया है कि वर्षों तक जिन पार्टीज में व्यक्ति अमीर हुए, व्यक्तियों ने भ्रष्टाचार का पैसा लिया और राजनीति को भ्रष्टाचार में लिप्त बना दिया, उन पार्टीज को जब चोट पहुंची और देश में ईमानदार पैसा राजनीति में आने लगा तो शायद ये अस्वस्थ हो गए और इसी के कारण कांग्रेस पार्टी ने इसके ऊपर अनाप शनाप आरोप लगा के जनता को गुमराह करने की कोशिश की। वैकेंसी ग्रुप डी के लिए और आवेदन MBA MCA पास लोगों का चौंकेमत। बिहार सरकार ने 186 पदों के लिए आवेदन मांगे तो कुछ ऐसा ही हुआ। हालांकि इसके लिए योग्यता महज 10वीं पास होने की है, तो सियासत गर्म है। कांग्रेस और RJD ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिहार विधानसभा के बाहर युवाओं की ये कतार नौकरी के इंटरव्यू के लिए लगी है। इन युवाओं में किसी ने MBA किया है, किसी ने MCA, तो किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन। लेकिन आप ये जानकर हैरत में पड़ जाएंगे, ये सभी यहाँ बिहार विधानसभा में ग्रुप डी की भर्ती के सपने संजोए हुए पहुंचे हैं। बिहार विधानसभा में नाइट गार्ड,
दरबान, सफाई कर्मी, माली जैसे 186 पदों के लिए इंटरव्यू का दौर चल रहा है। ये भर्तियां सितंबर महीने में निकाली गई थी, जिसके लिए योग्यता 10वीं पास मांगी गई थी, लेकिन यहाँ आने वाले युवाओं की क्वालिफिकेशन इससे कहीं ऊपर है। इतनी बेरोजगारी चल रही है कि गवर्नमेंट किसी भी मतलब क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब हो जाती है तो बहुत अच्छा होता है। लाइफ को किसी तरह सेटल करना होता है। हमारे परिवार को हम लोगों से बहुत उम्मीदें होती है और हम लोग का काम होता है कि हम अपने फैमिली के उम्मीद पे खड़ा उतरना हम लोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। बिहार में बेरोजगारी है कि बच्चों सोच रहे हैं कि हम पोछा मारने वाला भी नौकरी मिल जाए, कैसे भी मेरा पेट चल जाए। कोई भी प्राइवेट कोई कंपनी भी नहीं है कि हम 10,000 के जाकर नौकरी हम कर सकें। विपक्ष अब इसे लेकर नीतीश कुमार सरकार का घेराव कर रहा है। कांग्रेस और आरजेडी का कहना है कि पढ़े लिखे युवा ग्रुप डी की नौकरी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन सरकार ये मानने को तैयार नहीं कि देश में बेरोजगारी है। MBA ग्रेजुएट, BCA किए हुए डिग्रीधारी नौजवान, दूसरे प्रांत के नौजवान बिहार में 4th ग्रेड की नौकरी के लिए एप्लीकेंट है। तो ये क्या साबित करता है? उन आरोपों को इससे प्रमाणिकता मिलती है कि रोजगार सबसे बड़ी समस्या इस देश में है। ये एक आईना है और इस आईने के में देखने से पता चलता है कि जो लोग जो है MTech किए हुए, B.Ed किए हुए, MA किए हुए, PhD किए हुए जो लड़के माली के काम में आना चाहते हैं, प्यून में आना चाहते हैं, इससे ये पता चलता है कि आपकी बेरोजगारी चरम सीमा पर है। अब इसे पक्की सरकारी नौकरी पाने की चाह कहें या फिर बेरोजगारी का आलम। बिहार विधानसभा में निकली ग्रुप डी भर्तियों के लिए इंजीनियर और MTech डिग्रीधारियों ने आवेदन किया है। क्या चीन और अमेरिका में जंग होकर रहेगी? चीन ने अमेरिका को जो धमकी दी है उसके बाद ये सवाल बड़ा होने लगा है। दरअसल अमेरिकी सीनेट में हांगकांग मानवाधिकार और लोकतंत्र बिल पास कर दिया तो चीन तिलमिला उठा और अमेरिका को सीधी सीधी धमकी दे दी है। चीन ने सीधे सीधे जंग की धमकी दे दी है और ये धमकी किसी छोटे मोटे देश को नहीं बल्कि ड्रैगन ने ये धमकी दी है सुपर पावर अमेरिका को। इस धमकी में साफ लिखा हुआ है डोंट से वी डिडंट वार्न यू, यानी बाद में मत कहना कि चेतावनी नहीं दी थी। चीन ने जब जब ये संदेश जारी किया है तो इसका मतलब होता है कि सुपर पावर चीन जंग के लिए तैयार है और इसी तरह से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या चीन अमेरिका के साथ अब सैन्य तनातनी का आगाज करना चाहता है। चीन से सिर्फ ये संदेश ही नहीं आया है बल्कि अमेरिका के खिलाफ चीन ने कई और सख्त कदम उठाए हैं। बीजिंग में चीन ने अमेरिकी राजनयिक को तलब किया है और अमेरिका के बिल को लेकर चेतावनी दी है। चीन और अमेरिका के बीच इस बारूदी तनातनी की वजह है हांगकांग में जनता की क्रांति। हांगकांग में पिछले 2 महीनों से जनता सड़क पर है। चीन की सरकार के दमनकारी कानून का विरोध जारी है। लोगों की मौत हुई है, गोलियां चली है, आगजनी हुई है, लेकिन न तो जनता पीछे हटी और न चीन की सरकार। हांगकांग के हालात को लेकर चीन दुनिया में चारों तरफ से घिर गया है और अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठा दिया है। अमेरिकी सीनेट ने हांगकांग मानवाधिकार और लोकतंत्र बिल को पास कर दिया। इस बिल के जरिए अमेरिकी सीनेट ने हांगकांग में चीन की दमनकारी नीतियों का विरोध किया है। मानवाधिकारों को लेकर 2 देशों के बीच तनातनी हुई, लेकिन चीन ने इसे सैन्य टकराव की चेतावनी तक पहुंचा दिया और जिनपिंग सरकार से आए बयान ने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये बात चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि चाइना कहता है जो उनके इंटरनल अफेयर्स में वो इंटरफेयर कर रहे हैं USA वाले, तो उसी के लिए उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। नॉर्मली जो कि वो किसी भी बहुत ग्रेव सिचुएशन से पहले जैसे कोई लड़ाई की धमकी दे रहा हो उस तरह की सिचुएशन में उसको इस्तेमाल करते हैं।